हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 के लिए जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए ये है जरूरी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो। तो इसमें आज हम हिस्ट्री का जो है पार्ट 4 देखेंगे, यानी कि आज हम इसमें 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसके बारे में आज देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इसमें कह रहा है कि नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइंड अ प्रिविलेज्ड पोजीशन बाय इट्स वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप वाज अ डिफरेंट बट अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द वेस्ट। देखो, वेस्ट जो था यानी पश्चिम जगत जो थे, हम वेस्टर्न का मतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जगहों से, जर्मनी, ये सब जगहों से जो लोग पढ़ करके आए थे वो उनको ही, जैसे फ्रांस जो था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने बहुत सारी चीजों को सीखा। तो वहां से एक तरह से जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट प्रॉपर तरीका से जो सब तरफ फैला, वो फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फैला। तो यस, इंडिया में जो नेशनलिज्म था वो जो वेस्टर्न एजुकेटेड थे, प्रिविलेज्ड क्लास के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वहां से आया। लेकिन इनका जो, हमारा जो नेशनलिज्म था वो डिफरेंट था, वो वहां से डेराइव किया गया था, लेकिन हमारा जो था वो डिफरेंट था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडियन नेशनलिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म was like all such responses shaped by what it was responding to। तो देखो, कह रहा है कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की जो इंडियन जो नेशनलिज्म था एक तरह से, वो वेस्टर्न जो इंपेरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, उसके विरोध में था। और यही उसका, जिस ढंग से ये बिहाव कर रहा था, जिस ढंग से ये, इसने, देखो ये इसमें बोला गया ना कि वो डिफरेंट था वेस्टर्न से। क्यों? वेस्टर्न डिफरेंट टाइप का सिचुएशन फेस कर रहा था, लेकिन इंडिया डिफरेंट टाइप का फेस कर रहा था। तो यस, ये फर्स्ट सही है, और इसका कारण यही है कि इंडिया जो है वो डिफरेंट टाइप का सिचुएशन फेस कर रहा था, हम जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम उस अनुसार ये रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो ये दोनों सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनन्स ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। देखो, जब आज के डेट में अभी भी हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका आर्टिकल 44 में जिसका मेंशन है, तो हम क्रिमिनल जो सिस्टम है उसमें तो यूनिफॉर्मिटी ले आए हैं, लेकिन जो अभी सिविल कोड में नहीं है। तो उस समय जो था, ब्रिटिश जब आए थे तो शरीयत लॉ अलग था, हिंदू के लिए अलग था, और वो जो लॉ थे वो सारे के सारे धार्मिक आधार पे डिसाइड किए गए थे। तो अब अंग्रेज ने क्या किया कि अंग्रेज यहाँ जब शासन कर रहे थे, यहाँ शासन करने के लिए जब आए, देखोगे कि आप बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बाद एक तरह से ये फिक्स हो गया था कि अब ये रूल यहाँ मेजर रूप से करने वाले हैं। तो उन्होंने जो था क्या कि इंडियन पंडित, जो हिंदू लॉ था उसको समझने के लिए पंडित, और मौलवी और मुल्ला जो थे वो इस्लामिक टेक्स्ट को समझने के लिए उन्होंने उनका सहारा लिया, उनके ऊपर निर्भर थे। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉ इन 1783 एंड द मुस्लिम लॉ इन 1785। देखो, ये जो लॉ है ये 1783 में ये ऐसा फिक्स नहीं है। देखो, ये वेब में हुआ। फर्स्ट यदि देखा जाए तो 1772 में स्टार्ट होता है। 1772 से 1864 तक ये फर्स्ट राउंड है हिंदू कोड, हिंदू लॉ को कोडिफाई करने का। उसके बाद सेकेंड लॉ जो है वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो स्टार्ट 1772 में हुआ, तो ये आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड आपका ये गलत है। और मुस्लिम भी है, वो एक ग्रेजुअल क्रमिक प्रोसेस में ये होता है। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड गलत है, तो इसका मतलब आपका सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट बोट वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट बाय पोटेंशियल सरप्लस
दैट कुड जनरेट मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इफ इन्वेस्टेड इन इंडिया। सही है। देखो क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया से पैसे आप ले जा रहे हो और उस पैसे को हमारे यहाँ इन्वेस्ट न करके और अपने यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यदि वो पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट हुआ होता तो हमारे यहाँ इंडिया का फायदा होता, इंडिया का बेनिफिट होता। लेकिन यहाँ से जो पैसे ड्रेन कर रहे हो तो वो हमारा फायदा नहीं हो रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, imperialists believed that India was brought into the large capitalistic world market and that was in itself a progress towards modernization। तो देखो ये इंपीरियलिस्ट जो साम्राज्यवादी ताकत जो थे, जो भारत जैसे देशों को गुलाम बना रखे हुए थे, तो उनका ये मानना था कि इंडिया वाज ब्रॉट इनटू द लार्ज कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में क्या है कि आपका जो समाज कल्याण की भावना नहीं होती, उसमें जो होता है कि बेनिफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं, वो मायने रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ये सही है, लेकिन दोनों जो है वो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड जो है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। इनफैक्ट देखो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं। तो इसका मतलब जब दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। देखो क्रिप्स मिशन जो हुआ 1942 में आया और क्रिप्स मिशन के बारे में ही महात्मा गांधी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है जिसका कोई इस समय इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इन मार्च 1942 क्रिप्स परसुएडेड वॉर कैबिनेट टू एग्री टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आपका कह रहा है नोट करेक्ट। देखो क्या हुआ कि जब 1939 में सब वॉर स्टार्ट हुआ, तो फिर जो ब्रिटेन में थे सारे पॉलिटिकल क्लासेस जो थे वो एक साथ आ गए और वो एक तरह से कॉमन कैबिनेट उन्होंने बनाया क्रिप्स। तो उसमें से क्रिप्स ने जो वॉर कैबिनेट था, जो वॉर के ड्यूरेशन में कैबिनेट बना था वहां ब्रिटेन में, उसको परसुएड किया कि एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन लाए और वो क्रिप्स यहाँ आए। लेकिन जो उसको मान्यता नहीं मिली और उसके बाद ही देखोगे क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही इनफैक्ट आपका स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू निगोशिएट विद द मिशन। नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू तो सही थे, लेकिन इनके जगह सरदार पटेल के जगह जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उस समय वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से एक तरह से थे और जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली थे कि ये गांधी जी के सक्सेसर थे, कि इन द सक्सेसर इन द सेंस कि गांधी जी उस समय टॉलेस्ट लीडर थे। तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू ये दो एक तरह से कंटेंडर थे। तो फिर बाद में देखो सरदार पटेल भी काफी प्रोमिनेंस में आए और उन्होंने जो यूनिफिकेशन है उसमें अहम भूमिका निभाया। लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो रिप्रेजेंट किए। तो यही हमारा क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया है, तो यही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस। इसी वजह अब डोमिनियन का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट देखोगे कि जब 26 जनवरी 1930 को जब हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया, उसके बाद हमारे लिए डोमिनियन स्टेटस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे तो इसको कोई एक्सेप्ट इंडिया में नहीं कर सकता था। द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर। ये भी ये बोला था, वही चीज है कि इसमें कि एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक है कि आप फ्यूचर में इसका भुगतान करेंगे और इसका हमारे लिए कोई मतलब भी नहीं है। तो ये बी गलत हो गया, सरदार पटेल की जगह यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। तो देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो होता है बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में लड़ा जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। दो ट्रीटी इलाहाबाद में होता है। तो ये इट वाज साइंड इन द ईयर 1765। यस 1764 में वॉर होता है और बैटल होता है और उसके बाद जो है 1765 में ये साइन होता है। तो फर्स्ट सही है। मुगल emperor by a farman formally granted the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company। ये भी सही है। अवध was restored to its नवाब on payment of 50 लाख। सही है। नेक्स्ट है बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वेयर डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर टू शाह आलम टू। नहीं, देखो
जो आपका बनारस है, ठीक है, तो वाराणसी जो था वो रिस्टोर किया गया। ये बनारस का जो है डिटैच नहीं किया गया अवध से, बनारस को जो है रिस्टोर किया गया शाह आलम का। ये सही है। उसके बाद इलाहाबाद एंड कोरा डिस्ट्रिक्ट जो था वो जो दिया गया शाह आलम को कि यस आप इसको रखें, और बनारस को उसको रिस्टोर किया गया। और जो आपका इलाहाबाद और कोरा डिस्ट्रिक्ट को इससे लेकर के शाह आलम टू को दिया गया कि यस आप जो है टाइमली भुगतान करते रहेंगे। ठीक है, तो ये डी गलत हो गया, तो आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नोट द प्रोविजन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। देखो ये ध्यान रखो कि आज की डेट में नोट जो वाला जो है वो बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है उसमें कह रहा है कि कौन सा प्रोविजन नहीं था। तो जो देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। तो अंग्रेजों को लगता है कि जब तक हम कांग्रेस को शामिल नहीं करते हैं किसी भी प्रॉपर मीटिंग में तो उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, उस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। तो फिर गांधी इरविन में समझौता होता है। उस समझौते में कुछ प्रोविजंस हैं, तो करा इसमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है। इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यस। हाँ, अब इसमें देखो स्पेशल यदि देखा जाए तो जो वायलेंस में नहीं थे एक तरह से उनको, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक तरह से ये, तो हम आगे देखेंगे। और यदि अदरवाइज इसमें है जो वायलेंस में नहीं थे, ठीक है ना। Clause 2 of the March 1931 Pact defined reservation and safeguards to cover financial credit of India। फिलहाल अभी हम ये देखते हैं, हो सकता है हमको ये समझ में नहीं आए या जो भी ये है। आपको देखो बहुत बार क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे कि हमें क्वेश्चन को सही करना हो सकता है आपको ये चूंकि टू मच टेक्निकल है तो आपको समझ में नहीं आया है। फिर हम देखते हैं द रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज। तो देखो ये जो है तृतीय पक्षों को पहले से बेची गई जमीन, जब्त जमीन की वापसी। चौथा है रिजर्वेशन ऑफ 18% सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। अब मान के चलो कि आप इसमें से कंफ्यूज हो बहुत सारे में, लेकिन जो रिजर्वेशन ऑफ 18% सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस ये आपका जो है ये इस समय नहीं था, ये आपका जो है कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड था। तो फिलहाल हम और चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये तो हम जान रहे हैं कि ये रामसे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था जिसमें कि जो गांधी जी ने फास्ट अन टू डेथ किया पूना में, आगा खा पैलेस पूना में जब उनको बंद रखा गया था तो वहां उन्होंने फास्ट अन टू डेथ किया। तो फिर जो है कि अंबेडकर और गांधी के बीच एक तरह से वार्ता हुई। इनफैक्ट कांग्रेस के तरफ से एमसी राजा जो थे, मदन मोहन मालवीय, ये वार्ता कर रहे थे। तो रिजर्वेशन ऑफ 18% जो था वो इसमें प्रोविजन नहीं था। तो देखो ये प्रोविजन गांधी इरविन पैक्ट, ये डिमांड सारा किया गया था कि ये सारे डिमांड जो रखे गए थे, लेकिन ये डिमांड जो ये नहीं था, ये मांग इसमें नहीं था, ये आपका पैक्ट में था ही नहीं। तो डी आपका गलत हो गया, तो यही आंसर है। नेक्स्ट है who among the following leaders is associated with the concept of partyless democracy। तो देखो एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, सोशलिस्टिक विचारधारा में इसमें दो थे, आचार्य नरेंद्र देव ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो जो पहले के पार्ट में हम डिस्कशन कर चुके हैं तो उसमें देख चुके हैं। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों जो थे ये सोशलिस्टिक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर में से थे, और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन इसमें से जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी कि देयर इज नो पार्टी, एक तरह से जैसे मान के चलो ना कि सारे लोग मिल करके वर्क करें उस ढंग से है कि कोई भी पार्टी के आधार पे सत्ता नहीं रखे। तो ये जो दिया था वो जयप्रकाश नारायण, पॉपुलरली नोन एज जेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following statements about the Indigo Revolt of 1859 is correct। तो जो इंडिगो रिवोल्ट था वो बंगाल में था। नील दर्पण जो लिखा गया है दीनबंधु मित्रा के द्वारा, तो नील दर्पण इसी पे लिखा गया। तो इट ब्रोक आउट एट पूना एंड अहमदनगर, नो ये ऑलरेडी हमने देखा कि ये बंगाल में था। इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडर्स के अगेंस्ट ये डायरेक्टेड नहीं था, ये मेनली जो डायरेक्टेड था वो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। तो ये भी आपका गलत हो गया। यस उसके चक्कर में कुछ मनी लेंडर्स पे भी अटैक हुआ लेकिन मेनली इनके अगेंस्ट नहीं था।
फिर और हम देखते हैं, इट वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगालियस। इनफैक्ट देखो, जैसे हमने बताया ना कि दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा, और बहुत सारे इंटेलिजेंसिया जो थे, जो बुद्धिजीवी थे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। तो सी सही है। हम फोर्थ यदि देख लेते हैं, इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट पेटी जमींदार्स एंड एक्स एम्प्लॉइज ऑफ द प्लांटर्स। नो, ये मेनली जो थे वो प्रेजेंट प्लांटर्स जो थे, वो जो जब जबरदस्ती पुश कर रहे थे कि आपको ये करना है, प्लांट करना है इंडिगो, उनके अगेंस्ट था। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये सही में से ये है। ठीक है, तो अब देखो कंफ्यूजन लिटिल बिट ये रहेगा कि बी और डी में, तो जो लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ये है, सी है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, which one of the following statements about the English Education Act of 1835 इज नोट करेक्ट? इसमें भी ये नोट करेक्ट है। देखो 1835 में जो आपका जो था मैकॉले, तो मैकॉले आए, उसमें उन्होंने एक तरह से इंग्लिश को बहुत अधिक प्रमोट किया। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे, इसी वजह से आज भी देखोगे कि जब सी सेट वगैरह हटाने का जिक्र किया जा रहा था बहुत सारे, तो देखोगे कि मैकॉले के नाम से लोग गाली दे रहे थे कि जो इंग्लिश को प्रमोट करते हैं या व्हाटसोएवर। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मैकॉले। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड, इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन। यस, ये ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, द स्टेज वाज सेट फॉर अ न्यू डायरेक्शन टू इंडियन एजुकेशन। सही है। देखो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक तरह से ना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज जानकारी थे, हमको एक तरह से कलर्कियल सर्विस को प्रमोट करना, कि हमारे पास इतनी ज्यादा जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसको चलाने के लिए जो है वो ऐसे लोग चाहिए जो इंग्लिश को समझ सकें, और फिर जो है ब्रिटिश शासन जो है वो उनको अच्छा लगने लगे। तो सी भी सही है आपका। To the existing Oriental institutions, fresh awards of a stipend to students and the publication of classical text were to continue। नहीं, ये कम कर दिया गया, कुछ जगह बंद कर दिया गया, कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज यानी कि मान के जो संस्कृत, उर्दू इट्सेट्रा जो है, वो उनको जो भी ग्रांट्स, स्कॉलरशिप, ये सब स्टाइपेंड दिया जाता था, वो कुछ जगह कम कर दिया गया या कुछ जगह बंद कर दिया गया, और इंग्लिश वाले को प्रमोट कर दिया गया। तो डी आपका गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है, which one of the following dynasties ruled the suzerainty of kingdom of विजयनगर? तो विजयनगर साम्राज्य पर जो अधिकार करने का, जो शासन करने का कौन कौन से वंश थे? तो देखो संगम, सुलूबा, तुलुबा और अराबिदू। तो संगम, सुलूबा, तुलुबा और अराबिदू ये हैं। तो देखो संगम स्टार्ट किया जो हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई तो संगम से थे। फिर उसके बाद सुलूबा आया, तुलुबा, तुलुबा वंश से ही जो विजयनगर है उसके सबसे फेमस किंग, जो सबसे प्रतापी सम्राट हुए, वो कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुबा वंश के थे। उसके बाद फिर अराबिदू, अराबिदू जब आए तो वो एक तरह से विजयनगर साम्राज्य ये लास्ट हो गया। तो ये रिलेटेड थे संगम, सुलुबा, तुलुबा और अराबिदू। ये सम टाइम पूछा जाता, कृष्णदेव राय जो थे तो वो तुलुबा से थे। तो ये आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which one of the following had created the office of secretary of state for India? तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया जो ये था किया गया था, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, जब आपको 1857 की क्रांति के बाद जो है वो सत्ता जो है ब्रिटिश के हाथ में चली जाती है, ब्रिटिश डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क सत्ता पर काबिज हो जाती है, तो वो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये पोस्ट क्रिएट किया जाता है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे और वो भारत के देखरेख में शासन उनके देखरेख में चलेगा। नेक्स्ट है मैच करना है। तो इसमें से ऑथर हैं और बुक हैं। तो ऑथर और बुक के नेम के साथ साथ आपको ये मैच करना है। ठीक है, तो इसमें से देखो फर्स्ट जो आपका है हेमंत ये सॉरी हरमन कुलके। तो हरमन कुलके जो हैं वो इन्होंने कौन सा बुक लिखा? द स्टेट ऑफ इंडिया 1000 से, ये सॉरी 17,000 नहीं, इसको 1700 कर दो। ठीक है, 1000 से 1700 के बीच में जो इंडिया है वो उसके रिलेशन के बारे में। तो ये इसका ये 3 हो गया। नेक्स्ट आपका जो है ठीक है ब्रजदूलाल। ठीक है, ब्रजदूलाल जो चट्टोपाध्याय थे उन्होंने क्या ये लिखा था? उन्होंने लिखा द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडाइवल इंडिया। तो ये आपका 3 और 4। तो देखो दो ही, यदि दो आप ये किए, इसमें से आपको मुश्किल था, मैं समझ रहा हूं कि जिन्होंने प्रॉपर तरीका से नहीं किया उनके लिए ये मुश्किल था। ठीक है,
फिर आपका है पीटर जैक्सन, तो दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, और सुनील कुमार जो अब ये बच गया, द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एडी 1192 टू 1296। तो ये आपका देखो 1192 में क्या होता है कि तराइन का सेकेंड बैटल होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। और 1296 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पे बैठता है। तो इसका आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, इसमें है ऑफिशियल और लिस्ट। तो देखो दो आप इसमें से जो भी जानते हो उसको ये करो। समाहर्त्री, समाहर्त्री यानी कि जो एक तरफ से आज जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हो, तो इसका मतलब है समाहर्त्री मीन्स इसी वजह से देखोगे कि जो डीएम का ऑफिस होता है उसको समाहरणालय कहते हैं, यानी समाहर्ता जो है वहां बैठता है। तो समाहर्त्री, तो ये जो क्या होंगे, इनका जो कलेक्शन होगा रेवेन्यू कलेक्शन, तो ये चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। तो ये आपका टू हो गया, तो टू हो गया, तो दो नीचे वाला हट गया आपका। नेक्स्ट आपका मान के चलो ये समनिधात्री, मान के चलो आप नहीं जानते हो। संस्थाध्यक्ष, तो संस्थाध्यक्ष जो होते थे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट होते थे, ठीक है। नेक्स्ट फिर है अंतर्वंशिका। अब अंतर्वंशिका यदि आप हिंदी को प्रॉपर तरीका से समझ सकते हो तो अंतर्वंशिका का मतलब है कि महल के चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड। तो ये आपका हो गया। फिर अब एक जो आपका बचता है समनिधात्री, तो इसका मतलब है ये ट्रेजरर होंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो खालिसा, तो विलेज हुज इनकम बेंट डायरेक्टली टू स्टेट ट्रेजरी, ये सही है। मौजा, रिबेलियस टेरिटरी, नहीं, ये विद्रोही राज्य क्षेत्र नहीं। मौजा एक तरह से वो विलेज को बोला जाता था। आज भी यदि देखोगे आप जैसे ये होता है ना कि गांव को, जो रेवेन्यू गांव है उसको मौजा में ये बांटते हैं कि यस इस मौजा में इतना लैंड है, ये सारे अवेलेबल हैं। तो ये रिबेलियस टेरिटरी नहीं थे, ये एक तरह से सोशल यूनिट कह सकते हो, गांव, विलेज और या सोशल यूनिट कह सकते हो। तो यही आपका गलत हो गया, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है इनाम, लैंड अलॉटेड टू लर्नेड एंड रिलीजियस मैन, ठीक है। जागीर, टेरिटोरियल असाइनमेंट्स गिवन टू मनसबदार्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो डायरेक्ट आप सैलरी देकर नहीं देकर के जागीर ही दे रहे हो, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in which one of the following buildings the first extant true arc is found। ट्रू आर्क का मतलब है कि देखो जो इस ढंग से बिल्डिंग सपोज बन रहा है, तो ये जो आर्क बनता है, ठीक है, तो ये बिना यहाँ कुछ सहारा के आप प्रॉपर तरीका से, ये सहारा के बिना ये ट्रू आर्क आप बनाते हो। तो ये जो है जो सम्राट गयासुद्दीन बलबन जो था, तो वो बलबन के टॉम में फर्स्ट टाइम इसका ट्रू आर्क का यूज किया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये कह रहा है कि सही इसमें कौन सा नहीं है। अब ये भी देखो मुश्किल है जब तक आप नहीं जानते हो। तो सरफकाई वॉज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मान के चलो आप जानते हो। ये जो भी देखो यदि नहीं है तो उसमें से आप देखो कौन सा गलत एक है। अंडर गियासुद्दीन तुगलक Muktis were bond not to ill-treat any of their official for a small amounts taken over and above their salaries। एक तरह से गयासुद्दीन तुगलक था, उन्होंने मक्तियों को, मुक्तियों को कहा कि ऐसा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर कोई कर रहे हैं तो उसके लिए दुर्व्यवहार नहीं करें, उसके लिए उनको पनिशमेंट नहीं करें। सपोज हमको नहीं समझ में आ रहा है, द अरेबियाई वर्क मसालिक ये अबसार, ठीक है, मसालिक ये अबसार gives description of the functioning of एकता सिस्टम अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। तो एकता सिस्टम जो मोहम्मद बिन तुगलक, ये एकता आप देखोगे कि बाद में भी प्रचलित रहा। मान के चलो ये भी आप कंफ्यूजन है। मार्को पोलो हैज नॉट मेंशन्ड अबाउट पर्ल फिशरी ऑफ तुतिकोरिन इन साउथ इंडिया। तो मार्को पोलो ने इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये आपका डी गलत हो गया। अब देखो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि जब तक आप नहीं एग्जैक्ट जानते हो तो मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका डी गलत है, उसने मेंशन किया है। तो अब इतने डिटेल में मान के चलो आपको ध्यान है, यही
एडवांटेज होता है कि मान के चलो कि इसमें से कोई स्टेटमेंट आ गया, तो मैं बार बार जो बोलता हूँ ना कि एनसीईआरटी वाले 12th वाले और जो प्रीवियस ईयर 10 साल का है उसको लाइन वाइज शब्द वाइज रट्टा लगाओगे, तो उससे क्या होगा कि यदि सेम क्वेश्चन अलग फॉर्म में करके पूछा गया तो एटलीस्ट इसके ऑप्शन की मदद से आप उन क्वेश्चंस को करने में आपको मदद मिलेगी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलाहाबाद प्रशस्ति इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट था कि आप एग्जैक्ट जब तक देखोगे इतने डिटेल में पूछे गए हैं कि करा इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो जब तक एकदम डिटेल में नहीं जाओगे आपसे मुश्किल होता है। ठीक है, इट क्लियरली प्रेजेंट्स द गुप्ता एम्पायर एज द एपिसेंटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ वेरिड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। यस, यही स्टेटमेंट आपका सही है कि यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। बाकी अब देखो लाइन 15, लाइन 23, लाइन 20, ये जब तक आप डिटेल में नहीं ये मुश्किल होता है, तो इस वजह से वन ऑफ द टफेस्ट ये भी था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। Which one of the following statements about the Gupta period is not correct? तो गुप्ता पर देखो दो क्वेश्चन है आपका। Forced labor विष्टि became more common than before in this period। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। फोर्स्ड लेबर को एक बार देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्टि क्या था, तो फोर्स्ड लेबर, तो यही आपको हेल्प मिलता है ऐसे सिचुएशन में। यदि आपका ये ऑप्शन इसी में है कि फोर्स्ड लेबर क्या होता था या विष्टि क्या था, तो फोर्स्ड लेबर था, तो आप ये वो जान सकते हो। तो फर्स्ट सही आपका है। ठीक है, नोट करेक्ट इसमें कह रहा है अ पासेज इन द विष्णु पुराना रेफर्स टू द गुप्ताज एंजॉयिंग ऑल द टेरिटरीज अलोंग द गंगा अप टू प्रयाग। यस, ये भी आपका स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट आपका है मेहरौली इंस्क्रिप्शन suggest that Chandragupta fought against a confederacy of enemies in Bengal and also led a campaign into the Punjab। ये जो आपका मेहरौली में जो कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो इंस्क्रिप्शंस दिया गया है वो ये कहता है सही है। नेक्स्ट सौराष्ट्र वाज नोट अ पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, सौराष्ट्र भी पार्ट था, तो नोट यहाँ लिखा हुआ है तो ये गलत है, यानी सौराष्ट्र जो है गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये डी आपका गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें 19 क्वेश्चन था। Which one of the following statements about land tenure system is not correct? Correct. During the British rule in India, three categories of land tenure system with zamindari, mahalwari and rayatwari were introduced। Yes, ये आराम से सही है। Under zamindari system, land was held by one person or at the most by a few joint owners who were responsible for the payment of land revenue। Yes, ये भी सही है। देखो क्या होता था इसमें ना, ये 10/11 पार्ट जो था जितना रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट, तो उतना दिया जाता था जो ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा करना होता था, और 1/11 जो था वो जमींदार खुद रखते थे। अब यदि इनको ये फिक्स रहता था कि इस डेट को आपको जमा करना है रेवेन्यू, यदि उस डेट तक पार्टिकुलर डेट तक जमा नहीं कर पाए तो फिर आपका लैंड कन्फिस्केट किया जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है अंडर द महालवारी सिस्टम द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट। नो, महालवारी सिस्टम में क्या होता था कि लैंड जो था वो लोगों का अपना बिलोंग करता था, पर्सनल होते थे, और उसमें से जो गांव में मिल करके सारे लोग एक जगह कलेक्ट करके, और महालबारी का मतलब है एक तरह से विलेज, तो उस महाल के सारे लोग एक तरह से वहां का जो मुखिया होते थे, जो भी प्रमुख होते थे, उनका टारगेट होता था कि ये सबसे कलेक्ट करके इंडिविजुअल किसान से और उसको हम जमा करें, तो ये गवर्नमेंट को नहीं इंडिविजुअल पर्संस को बिलोंग करता था, तो सी आपका गलत हो गया। अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट ओवर लैंड एंड वे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो ये सही है, ये भी सही है। जो आपका रैयतवाड़ी में था, इंडिविजुअल व्यक्ति जो है डिपेंडेंट ये रिस्पॉन्सिबल होता था, जैसे आज भी है एक तरह से, क्या है कि इंडिविजुअल व्यक्ति जाकर के अपना अपना जमा करेगा लगान, तो ये सी आपका गलत हो गया। तो ये 2017 के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद हम 2016 फिर ये करेंगे। देखो हमने बताया कि मैं ये कर दूंगा, उसके बाद आप लोग पैसेंस रखो, मैं इसके बाद साइंस का भी कराऊंगा। तो मैंने आपको बोला है कि 2011 तक, तो 2011 तक मैं ये करवा दूंगा हिस्ट्री वाला, फिर मैं साइंस का भी करूंगा और वैसे ही और अन्य पार्ट को भी डिस्कस करूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक यू।